गुड मॉर्निंग बच्चों। अब कल जो हमने पढ़ा है उसके आगे का देखिए आज क्या दे रखा है, कौन कौन से खेल अपने रह गए थे या आगे वो क्या करते हैं बच्चे, तो हम उस सब उसके आगे देखेंगे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, यानी बिगाड़ देते थे, सारे बच्चे डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा क्या होता है सुनिए, मिट्टी का बना हुआ एक छिछला कटोरा होता है। छिछले का मतलब है कि कम गहरा, जिसकी गहराई कम हो, चौड़ा हो, गहरा कम हो, तो उसे कहा जाता है कसोरा। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, ओसाते क्या होता है वो देखिए। पहले के अब तो थ्रेशर का यूज़ किया जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि जब जिधर की हवा चलती थी ना, तो उधर की हवा के द्वारा अनाज में से भूसे को अलग किया जाता था। हवा के द्वारा अनाज में से भूसे को अलग करना ओसात कहा जाता है। यानी ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि, राशि यानी ढेर तैयार कर देते थे। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी हमारे पास में अनाज होता था, यानी खेल का, सचमुच का नहीं, खेल का, हम जितनी भी खेती करते थे और हमारे पास जितना भी अनाज होता था, हम उसका ढेर बना करके उसको तराजू पर तौलकर उसे तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? तो एकदम से क्या होता था कि सारे बच्चे बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, यानी कैसी मौज मस्ती की खेती थी। ना कोई बैल थे, ना कोई जुआ था, ना कोई मौत था, ना कोई चरस था, ना कोई बीज थे, ना कोई किसी पानी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ था। कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ था। कैसे था? क्योंकि मनोरंजन बच्चे इसी तरीके से करते हैं, वो चीज़ों के ना होते हुए भी अपनी कल्पनाओं से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो ये सारे खेल जो खेले जा रहे हैं वो एक कल्पनाओं से, जिसको मन आता है जो बना लिया जाता है, और इस तरह से बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं। तो आगे देखिए, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो इस तरह के शब्द दे रखे हैं। अब आगे क्या होता था कि ये तो हंस देते थे बच्चे। एक तरफ बाबूजी जैसे ही इन शब्दों को पूछते थे ना कि बेटा कैसी हुई, शादी कैसी हुई, बारात कैसी हुई, या खेती कैसी हुई, या मिठाई की दुकान कैसी लगी, या रंगमंच कैसा सजा, इस तरह की बातें जब भी बाबूजी बोलते थे तो बच्चे हंसने लग जाते थे और उस खेल को, उस घरौंदे को बिगाड़ करके दूसरी चीज़ों में जा कर के लग जाते थे। तो आगे फिर ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही, बटोही होते हैं राहगीर, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर यानी रुक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब सड़कों पर बच्चे इस तरह के नाटक करते हैं तो राहगीर जो होते हैं, बटोही जो होते हैं, चलने वाले रास्ते में जो मुसाफिर होते हैं, वो इस तरह के तमाशे देखने के लिए कभी कभी खड़े हो जाया करते हैं कि देखो कैसे बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, कितने अच्छे से खेल खेल रहे हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले, ये ददरी का मेला जो होता है वो मतलब गांवों के अंदर एक ऐसा मेला लगता है जिसके अंदर जानवरों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी जानवरों का लेन देन होता है। तो कोई बलिया जगह है वहाँ पर भी मतलब लगता है ये मेला। तो गांव वाले थे वो इस मेले में जाते थे, एक मज़े लेते थे मतलब वो जा कर के। तो जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, यानी यूं ही मौज मस्ती में चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। यानी एक यूं तो इन सभी शब्दों का एक अर्थ है, बट यहाँ कोई ऐसी विशेष मतलब पंक्ति नहीं है कि जिसका हम कोई एक उद्देश्य निर्धारित करें। इनको हम कहेंगे तो यूँ कहेंगे कि
तुकबंदी के शब्दों का बच्चे प्रयोग किया करते थे अपने मन को बहलाने के लिए। उस मेले में जान जो बहुत सारे आदमियों का जो झुंड जाता था, तो उस झुंड को देख करके कूदना, चिल्लाना, गाना, तो एक लोकोक्ति समझ लीजिए, एक बहुत अच्छे से तुकबंदी पंक्ति समझ लीजिए कि वो बोलते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। यूँ तो कहो तो ददरी ये मेला है जिनमें जानवरों का क्रय विक्रय होता है। सत्तू आप जानते हैं कि आपके बेसन और आटे का मिक्स करके बनाया जाता है। पिसान आटा होता है आपकी, और वही मोटरी आपकी जो मोटा जो दलिया टाइप का जो होता है उसे अपन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें गेहूं से संबंधित हैं यूँ तो कहने के लिए, लेकिन ये एक तुकबंदी के शब्द हैं, इसलिए इन शब्दों का वहाँ प्रयोग किया गया है। बस मन बहलाने के लिए किया जाता था। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार, मैंने ऊपर ही बताया था कि ओहार का मतलब होता है पर्दा, तो ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार महरी। बच्चे सारे के सारे, ये क्या होता था कि पुराने ज़माने के अंदर एक प्रथा थी कि जब कभी भी कोई मतलब एक बड़ा व्यक्ति और अपने उम्र से आधी से भी छोटी कन्या से विवाह करे तो एक मज़ा, एक यही समझिए कि एक बहुत ही व्यंग की बात है ये एक। तो इस पर बच्चे जब देखते थे ना, तो इस बात को वो कहते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार महरी। कन्या होता है दुल्हन, यहाँ पर कन्या कहा है दुल्हन को। और आगे बताया है कि इसके अंदर एक अनमेल विवाह पर प्रसंग किया गया है। इस प्रसंग के द्वारा एक अनमेल विवाह पर व्यंग किया गया है, अनमेल विवाह पर एक व्यंग किया गया है कि किस तरह से एक बूढ़े वर के द्वारा, एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा पुत्री जैसी या पुत्री की आयु से भी कम वाली कन्या से विवाह करना कितना निंदनीय कृत्य समझा गया है। कि ये एक ऐसा कृत्य है, ये एक ऐसा अपराध है कि जिस अपराध में यदि आप इतनी छोटी बच्ची से शादी करोगे तो वह वक्त, ये आपके एग्ज़ाम में भी बहुत आती है पंक्ति और पूछा जाता है कि नियुक्त पंक्ति का अर्थ क्या है, तो आप लोग इसी प्रकार लिखेंगे कि इस प्रसंग के द्वारा अनमेल विवाह पर एक व्यंग किया गया है और बताया गया है कि बूढ़े वर के द्वारा जब पुत्री जैसी या पुत्री से भी छोटी आयु की कन्या से जब विवाह किया जाता है तो वह एक निंदनीय कृत्य समझा जाता है, एक अपराध समझा जाता है, एक गुनाह समझा जाता है। जिस गुनाह के द्वारा वो छोटी बच्ची जिससे वह बुजुर्ग व्यक्ति विवाह कर रहा है, उससे विवाह करने के बाद वह बच्ची कम उम्र में विधवा हो जाती है। उसे समाज की अनेक प्रताड़नाओं को सहना पड़ता है, समाज के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, समाज में निगाह नीची करके चलना पड़ता है और तरह तरह की यातनाओं को सहन करके अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। कभी कभी इन घोर यातनाओं को सहन करते हुए लड़की स्वयं को भी खत्म कर लेती है। तो इस तरह से उसका पूरा जीवन नर्क के समान हो जाता है, अर्थात जिंदा व्यक्ति एक लाश के समान बनकर के अपना जीवन पूरा व्यतीत करता है। तो इस तरह से इस पूरी पंक्ति के द्वारा एक बहुत ही बड़ा समाज के ऊपर व्यंग किया गया है कि इस तरह का कार्य करना समाज के लिए एक शर्मसार बात है। आगे देखिए, इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। किसी को छेड़ रहे होंगे, कोई बुजुर्ग व्यक्ति था तो वो शादी करके किसी को लेके जा रहा होगा, तो इन लोगों ने क्या किया कि उस व्यक्ति को छेड़ा तो उसने
गुस्सा हो गया, वो नाराज़ हो गया और नाराज़ होने के बाद में उसने दूर तक उन बच्चों को खदेड़ करके और उनके ऊपर डेले यानी मिट्टी के जो डले थे वो मारने लग गया था। अब देखिए उस खसूट खब्बीस की सूरत, यानी अपन जानते होंगे बच्चे कि खसूट खब्बीस किसे कहते हैं। ये कुरूप बुड्ढा जो नापाक लुटेरा होता है, हम गाली होती है एक तरह से समझ लीजिए कि कुरूप बुड्ढा कहीं का नापाक लुटेरा जो अपने से भी कम उम्र की कन्या को अपने साथ में ब्याह कर लेके जा रहा है। तो इस तरह की एक टॉन्ट अपन कसते हैं। तो वही चीज़ कहिए कि उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। वैसा घोड़ा मुआ यानी घोड़े के समान मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा था। ये एक मुहावरा है, एक व्यंग किया गया है उस व्यक्ति के ऊपर। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पर भी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले यानी मीठे मीठे गोपी आम यानी पीले रंग के गोपी रंग के आम चबाते थे। आंधी में जब बहुत तेज़ आंधी चलती है तो आंधी में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनसे आम झड़ जाते हैं नीचे, तो बच्चे उन आमों को उठा लेते थे और आराम से उन आमों को खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी चारों तरफ आम ही आम, चारों तरफ पट गए थे आम, यानी आम ही आम नजर आ रहे थे। आकाश काले बादलों से ढक गया था। चारों तरफ आकाश में काले बादल गहरा रहे थे, मेघ गरज रहे थे, बादल गरज रहे थे, बिजली कौंधने लगी थी। कौंधने का मतलब चमकने लग गई थी बिजली। और ठंडी हवा सनसनाने यानी आवाज़ होती है, ठंडी हवा सनसनाने लग गई थी। पेड़ झूमने लग गए थे और ज़मीन को चूमने लग गए थे, यानी इतने झूम रहे थे। आंधी का प्रवाह इतना तेज़ था कि पेड़ झुक कर के ज़मीन को चूम रहे थे, अर्थात ज़मीन से लग रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे। ऐसे माहौल को देखकर, ऐसे वातावरण को देखकर, ऐसे भयावह वातावरण को देखकर, उसकी आवाज़ को सुनकर, उस सनसनाहट को सुनकर, उस चमकती हुई बिजली को देख करके, बादलों की गड़गड़ाहट को देख करके, आकाश के अंदर उस बिजली की चमक को देखते हुए हम सारे जने लोग चिल्ला उठे और बोले, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो क्या बोला है यहाँ पर कि सब अलग अलग करके बता रही हूँ मैं। एक पैसा यानी एक पैसे में, लाई होती है खील, खील जो अपन दिवाली पे लाते हैं ना, खील बतासे पूजा के लिए, वही बोले जाते हैं। खील सफ़ेद रंग की। बाजार में छितराई, छितराई का मतलब बिखेर दी। बरखा यानी बारिश। और बिलाई का मतलब होता है, उधरे का मतलब होता है उधर दी और लोप हो गई। बिलाई का मतलब होता है लोप हो जाना। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस समय मैं एक पैसे की खील लेकर आई और तेज बारिश के अंदर वो खील बिखर गई चारों तरफ, तेज हवा चली तो आंधी के प्रभाव से वो खील जो थी मेरे हाथ में वो चारों तरफ बिखर गई, छितरा गई, चारों तरफ बिखर गई। और बरखा, जैसे ही बारिश आई तो वह खील पानी में जाते ही वह पूरी तरह से लोप हो गई, अर्थात विलीन हो गई। इस तरह से बच्चे जब ऐसा माहौल होता था तो वो इस तरह की बातें, इस तरह की पंक्ति बोलते थे। पूरी पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। लेकिन बरखा ना रुकी, बरखा यानी बारिश, लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से यानी उसके धड़ से सट गए। बिल्कुल धड़ होता है तना, तने से पूरी तरह से हम सट गए। जैसे
कुत्ते के कान में अठई, अठई होती है किल्ली यानी कीड़ा। आपने देखा होगा जैसे इंसानों के बालों में तो जू पड़ते हैं, ऐसे ही कुत्ता जो होता है उसके बालों के अंदर छोटे छोटे से कीड़े पड़ जाते हैं और कान में अठई लग जाती हैं उसके में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि उसको अपन निकालते हैं ना तो चिपक जाती है बालों से अठई। तो यहाँ पर वही कहावत का प्रयोग किया है कि हम पेड़ों के जड़ों से, उसके तने से उस डर के कारण ऐसे चिपक जाते थे कि जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है और निकलती नहीं है। हम भी पूरी तरह से जड़ से मतलब कस के उसे पकड़ लेते थे, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। थोड़ी देर के बाद में बारिश लगातार नहीं हुई, थम गई पूरी तरह से। मतलब ये भी नहीं था कि अपने समझे कि होगी नहीं, लेकिन थम गई थी उस समय के लिए बारिश। इस तरह से ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब कल।